Hello everyone, today we are going to start a new chapter of Total Geography, chapter number 5, Landforms of the Earth. So at first we are going to understand the term landforms. तो लैंड मीन्स ज़मीन, फॉर्म किस टाइप की है, ज़मीन किस टाइप की है, एज द नेम सजेस्ट है ना। जो ज़मीन किस टाइप की है, अर्थ में जो ज़मीन है वो किस टाइप की है। हो सकता है कोई लैंड हाई हो लाइक माउंटन, हो सकता है प्लेट्यूस हो सकता है फ्लैट लैंड हो जैसे कि प्लेन लैंड जिसमें हम लोग रहते हैं, है ना। तो इसी के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है, पर एक कंडीशन है कि ये जो भी हो पर हो नेचुरल फ्यूचर, मतलब ये नहीं कि उसमें ह्यूमन का कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो। फॉर एग्जांपल घर, हाउस, तो हाउस को हम लोग लैंडफॉर्म्स में काउंट नहीं कर सकते, पर माउंटेन को कर सकते हैं, प्लेट्यूज को कर सकते हैं, प्लेन्स को कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग नेचुरल फ्यूचर है ना। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी जो अर्थ है वो बनी हुई है सीरीज ऑफ कॉन्सेंट्रिक रॉक लेयर से। द अर्थ इज मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ कॉन्सेंट्रिक रॉक लेयर्स नेमली क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, जिनके नाम है क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। बेसिकली हमारी जो अर्थ है वो बनी हुई है 3 रॉक लेयर से, 3 रॉक लेयर से। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है मैथमेटिकली ऐसे सर्कल जिनका सेंटर एक ही हो। तो यहाँ पर लेयर्स का बात हो रहा है। फर्स्ट वाले लेयर को बोलते हैं क्रस्ट, सेकंड वाले को मेंटल। मेंटल मतलब दिमाग वाला मत समझ लीजिएगा, ये MENTLE है, ज्योग्राफी वाला। और थर्ड वाला है कोर, सबसे अंदर वाला है कोर। और पर इन दोनों में एक सिमिलरिटी है इन तीनों में कि इनका सेंटर एक ही है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा हीट है। पर ये जो हीट है ये गुड कंडक्टर, मतलब यहाँ पे रॉक्स है, हमारी जो अर्थ है वो बनी हुई है रॉक्स से। तो रॉक्स जो है वो तो बैड कंडक्टर हैं हीट के, तो हीट को तो पास आउट होने देते नहीं। मतलब यहाँ तक, मतलब कि यहाँ पर अगर यहाँ पूरा रॉक्स से बना हुआ है ना, तो अंदर में बहुत हीट है, पर रॉक्स की वजह से वो कवर्ड है, तो अब रॉक्स उसको पास आउट होने नहीं देते। इसके वजह से क्या होता है, क्रस्ट के पास एक एस्थेनोस्फेयर रहता है, अंडरनीड द क्रस्ट बोल सकते हैं, ये एस्थेनोस्फेयर रहता है। तो एस्थेनोस्फेयर, जो ये एस्थेनोस्फेयर है, ये चला जाता है सेमी मोल्टन स्टेट में, मतलब ना ही लिक्विड रहता है ना ही सॉलिड रहता है। आप खुद इमेजिन कर सकते हो कैसे। तो पैराग्राफ को अब पढ़ते हैं। द अर्थ इज मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ कंसेंट्रिक रॉक लेयर्स नेमली क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। द इंटेंस हीट इन द अर्थ इंटीरियर, अर्थ के अंदर में बहुत हीट है। डज नॉट ट्रेवल टू द सरफेस, ये जो हीट है ये सरफेस तक नहीं पहुंच पाता, मतलब हम लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, ऐसा आप समझ सकते हो। बिकॉज रॉक्स आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि रॉक्स बैड कंडक्टर होते हैं। हो सकता है अगर अच्छे कंडक्टर होते तो पास आउट होने देते। द इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ देयरफॉर मेल्ट्स, अब जो अंदर में जो गर्मी रह गया इसकी वजह से क्या होता है, ये मेल्ट कर देता है, किसको, पत्थर को मेल्ट कर देता है, मेल्ट्स द रॉक, रॉक्स को पिघला देता है ना। एंड कीप्स द एस्थेनोस्फेयर विच इज अंडरनीड द क्रस्ट, और जो एस्थेनोस्फेयर है जो कि क्रस्ट के नीचे रहता है, आप बोल सकते हो मेंटल और क्रस्ट के बीच में रहता है ना, बिटवीन द क्रस्ट एंड द मेंटल, उसको सेमी मोल्टन स्टेट में डाल देता है। सेमी मोल्टन स्टेट मतलब सेमी लिक्विड एंड सेमी सॉलिड, मतलब ना ही लिक्विड रहता है ना ही सॉलिड रहता है, या तो दोनों की प्रॉपर्टी रहती है ना। दिस लीड्स टू सेवरल कंडीशंस विच कॉज लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, यही इसी के वजह से लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट होता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस में। अब लैंडफॉर्म है क्या? बेसिकली ज्योग्राफी के टर्म्स में लैंडफॉर्म एक ऐसा नेचुरल फीचर है अर्थ के सरफेस का। अ लैंडफॉर्म इज़ अ नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस का नेचुरल फीचर है, मतलब इसमें ह्यूमन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। माउंटेन आपका एग्जांपल हो गया लैंडफॉर्म के लिए, प्लेन्स हो गया, प्लेट्यूस हो गया, हिल्स हो गया, ये सब एग्जांपल हो गया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉजेस, कैसे, क्यों क्यों बनता है ये लैंडफॉर्म, क्यों होता है लैंडफॉर्म का निर्माण, कॉजेस ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, है ना। तो सबसे पहला जो कॉज है वो है प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स। इसे आप एक अच्छे एग्जांपल से समझ सकते हो। मान लो आप प्लेट में खाते हो, मैं स्टील वाले प्लेट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी फाइबर वाला प्लेट, ग्लास वाला प्लेट, ये प्लेट है मान लो, और ये आपका हो गया दीवार, है ना, वॉल। आप अगर आप इस प्लेट को आप वॉल में फेंकोगे, दीवार में फेंकोगे, ये आपका प्लेट है ना। प्लेट को अगर आप वॉल में फेंकोगे तो आप देखोगे कि प्लेट टूट जाएगा, पर कुछ पार्ट्स जो है प्लेट के वो बड़े टुकड़ा में टूटेंगे और कुछ छोटे पार्ट्स में टूटेंगे।
तो वैसे ही लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर क्या है, क्रस्ट और मेंटल को मिला के हम लोग लिथोस्फेयर बोलते हैं, है ना। लिथोस का मतलब ही होता है क्रस्ट, रॉक्स, लिथोस का मतलब होता है रॉक्स, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू सेवरल स्मॉल एंड बिग प्लेट्स। लिथोस्फेयर टूट जाता है छोटे और बड़े प्लेट्स पे, है ना। लिथोस्फेयर भी तो बाय द वे एक रॉक ही है ना। तो आप पत्थर को फेंकोगे तो वो टूट ही जाएगा, कुछ बड़ा पार्ट में टूटेगा, कुछ छोटे पार्ट में टूटेगा, है ना। दीज प्लेट्स फ्लोट ऑन द सेमी मोल्टन स्टेनोस्फेयर। अब ये जो प्लेट्स हैं ये फ्लोट करते हैं, तैरते हैं सेमी मोल्टन एस्थेनोस्फेयर में। एस्थेनोस्फेयर मैंने आपको बताया क्रस्ट के नीचे क्या है, क्रस्ट के नीचे एस्थेनोस्फेयर है, ये आपका क्रस्ट हो गया तो ये एस्थेनोस्फेयर है जो कि सेमी मोल्टन स्टेट में है, ना ही लिक्विड है ना ही सॉलिड है। तो अगर यहाँ ये टूट के गिरेगा, ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट या फिर लिथोस्फेयर जो है ये टूट के अगर गिरेगा तो ऑब्वियसली बात है कि एस्ट्रोस्फेयर पे ही गिरेगा जो कि सेमी मोल्टन स्टेट पे है ना। द हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स इज़ वेरी स्लो। अब जो प्लेट्स हैं वो ऐसे करके मूव करती है, ऐसे करके, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे स्ट्रेट में सीधा, है ना। मतलब ऐसे वर्टिकल नहीं, वर्टिकल मतलब ऐसे ऊपर नीचे या नीचे ऊपर, इस तरह नहीं, इस तरह ये मूव नहीं करती, ये मूव करती है एकदम सीधा, है ना। मान लो ये प्लेट है, ये प्लेट ऐसे करके मूव करती है, यही प्लेट यहाँ आया, ये प्लेट यहाँ आया, ऐसे ऐसे मूव करती है। तो जो ये प्रोसेस होता है ये बहुत स्लो होता है, बहुत धीरे धीरे होता है, आप खुद इमेजिन कर सकते हो, धीरे होता है ना। दीज प्लेट्स पुश, कोलाइड और स्लाइड पास्ट। ये प्लेट्स क्या करती है, पुश करती है, धकेलती है ना, एक दूसरे को धकेलती है, धकेल भी सकती है, कोलाइड को टकराती है। ये दो प्लेट मान लो ऐसे साथ में आ रही है, ये टकरा गई, टकरा सकती है, कोलाइड कर सकती है। स्लाइड पास्ट मतलब यहाँ पर एक प्लेट आई, हो सकता है एक ऊपर से यहाँ से चला जाए, है ना, स्लाइड पास्ट कर सकती है ईच अदर, अब एक दूसरे को। दिस रिजल्ट्स इन डिस्टर्बेंसेस इन द सेडिमेंट्री रॉक्स, रिजल्ट्स इन डिस्टर्बेंसेस इन द सेडिमेंट्री रॉक्स डिपॉजिट। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं, आप इतना समझ लो कि सेडिमेंट्री रॉक ऐसे रॉक होते हैं जो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, है ना। डिपॉजिट्स मतलब एकजुट, बहुत सारे, है ना। सेडिमेंट्री रॉक्स छोटे छोटे चीज़ से बने होते हैं, जैसे कि बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा सेल से ह्यूमन बॉडी बनता है, वैसे ही छोटे छोटे गिट्टी, पत्थर या मिट्टी से सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। वो डिपॉजिट्स मतलब बहुत सारे रहते हैं, लाइंग इन बिटवीन टू और मोर प्लेट्स, दो या दो से ज़्यादा प्लेट्स के बीच में रहते हैं। मतलब कि इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो, ये प्लेट है, हो सकता है छोटा हो या बड़ा हो, हमने यहाँ पर पढ़ा ना, कोई भी प्लेट हो सकता है छोटा या बड़ा, लिथोस्फेयर टूट जाता है तो ये दो प्लेट है, हो सकता है तीन प्लेट हो। और यहाँ पे क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स डिपॉजिट है, मतलब बहुत सारे सेडिमेंट्री रॉक्स हैं यहाँ पर भी है। तो अब इसकी वजह से, डिस्टर्बेंसेस की वजह से क्या होता है, एक फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है, बस यही यहाँ पे कहा जा रहा है। दिस कॉम्प्रेशन कॉजेज फोल्डिंग ऑफ द रॉक्स। ये जो कॉम्प्रेशन है ये कॉज, इसके कारण क्या होता है, रॉक्स में फोल्डिंग होता है। आप इसे कॉपी पर भी करके देख सकते हो, अपने नोटबुक पर, अपने बुक को पर भी आप कर सकते हो। ऑलमोस्ट ऑल द फोल्ड माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन फॉर्म्ड दिस वे। जितने भी फोल्ड माउंटेन्स हैं पूरे वर्ल्ड में, वो सब इसी के वजह से बने हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से, उनका कारण प्लेट टेक्टोनिक्स ही है, ये फोल्डिंग ही है ना। द फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स आर ओजेनिक फोर्सेस। देखो हमारे अर्थ में हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, जिसकी वजह से हम लोग का डे टू डे लाइफ चलता है। तो वैसे ही जब माउंटेन बनता है तो उसमें भी कुछ फोर्स लगता होगा, कुछ ताकत लगती होगी। तो उस टाइम में जो फोर्स मदद करता है वो है ओरोजेनिक फोर्स। ओरोजेनिक ये जो टर्म है ओरोजेनिक, इस टर्म का मतलब ही होता है माउंटेन डेवलपमेंट। ये एक ग्रीक वर्ड है, ये डिराइव किया गया है ग्रीक से, है ना। और इसका मतलब ही होता है माउंटेन बिल्डिंग, है ना। यहाँ पर लिखा है माउंटेन बिल्डिंग, माउंटेन बनाता है ये ओरोजेनिक फोर्स, ये एक ऐसा फोर्स है। ओरोजेनिक मूवमेंट्स भी हम लोग बोलते हैं इसको। दिस फोर्सेस एक्ट एट अ टेंजेंट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड आर प्राइमरली इन्वॉल्व्ड इन प्लेट टेक्टोनिक्स। ये मोस्टली आपके प्लेट टेक्टोनिक्स पे ही इन्वॉल्वमेंट रहता है इन फोर्सेस का। ये जो फोर्सेस हैं ये टेंजेंट से शुरू होते हैं और सरफेस ऑफ अर्थ तक काम करते हैं, मतलब अर्थ की सतह से लेके, मतलब ये अर्थ है तो यहाँ से काम करते हैं और अर्थ की सरफेस तक काम करते हैं, है ना, पूरे अर्थ में।
ये काम करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या फोर्सेस हैं जो जिसकी वजह से लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट होता है हमारे अर्थ सरफेस में। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो फोर्सेस है ये दो टू डिस्कस फोर्सेस कॉजिंग लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ की सरफेस में कौन कौन से फोर्सेस काम करते हैं। तो जो भी फोर्सेस हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है एंडोजेनिक, एक होता है एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक एज द नेम सजेस्ट इंटरनल फोर्स, एक्सोजेनिक एज द नेम सजेस्ट एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी फोर्स है ना। हमारी अर्थ में कुछ फोर्सेस इंटरनली काम करता है, कुछ एक्सटर्नली काम करता है ना। तो अब ये जो इंडोजेनिक फोर्स है उसका एक टाइप होता है डिएस्ट्रोपिक, जिसका मतलब ये होता है लार्ज स्केल फोर्सेस, ये बड़े स्केल में फोर्स काम होता है। ये अगेन इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एपिरोजेनिक एंड ओरोजेनिक। एपिरोजेनिक से कंटिनेंट का कंटिनेंट बिल्डिंग होता है, मतलब कंटिनेंट बनते हैं, और ओरोजेनिक से माउंटेन बनते हैं, ठीक है। एपिरोजेनिक का एग्जांपल आप ले सकते हो ब्लॉक माउंटेन, बेसिन्स, रिफ्ट वैलीज एंड प्लेन्स। और ओरोजेनिक में फोल्ड माउंटेन, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, और फॉल्ट्स बनते हैं, प्लेट्यूज बनते हैं, और लैंडफॉर्म्स बनते हैं। बस इतना ही। अब हम लोग सेकेंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड कॉज ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, दैट इज अपलिफ्टमेंट एंड सबमर्ज। अपलिफ्टमेंट एंड सबमर्ज, आप समझो ये लैंड है, ये हमारी लैंड है। अब ये जो लैंड है ये हो सकता है अपलिफ्ट कर जाए, मतलब ऊपर उठ जाए, तो यही हमारा अपलिफ्टमेंट है। हो सकता है ये लैंड नीचे डूब जाए, दैट इज ओनली सबमर्ज। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू। Another set of forces operating inside the earth act along with the radius, रेडियस के साथ काम करता है। फ्रॉम द अर्थ सेंटर, अर्थ के सेंटर से टू द सरफेस, सेंटर से लेके अर्थ के पूरे सरफेस में, है ना। एंड आर कैरेक्टरिस्टिक बाय लार्ज स्केल अपलिफ्टमेंट और सब्सिडेंस ऑफ लैंड एरिया, ये लार्ज स्केल में होता है ना। आप ऐसे समझो ये हमारी अर्थ है जो जियोइड शेप की है, चैप्टर 1 में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। ये अर्थ की सेंटर है, ये रेडियस बनाती है, ये रेडियस बनाती है, आपने मैथ में पढ़ा होगा, ये रेडियस बनाती है। और इस रेडियस की वजह से पूरे अर्थ में लार्ज स्केल में ये ज़्यादातर मतलब लार्ज स्केल में ये काम करती है, ठीक है। और ये कैसे मूव करती है, ये वर्टिकली मूव करती है। पर हमने पढ़ा था फर्स्ट वाले कॉज में प्लेट टेक्टोनिक्स, वो कैसे मूव करते हैं, वो हॉरिजॉन्टल मूव करता है ना। पर ये वर्टिकल मूव करता है। वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। पर प्लेट टेक्टोनिक्स कैसे मूव करता है, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, है ना। ओके, सो दीज वर्टिकल मूवमेंट्स आर नॉन एज एपिरोजेनिक। ये जो वर्टिकल मूवमेंट है इसे हम लोग बोलते हैं एपिरोजेनिक मूवमेंट्स, ओके। और कॉन्टिनेंट बिल्डिंग मूवमेंट्स, या फिर इसे हम लोग कॉन्टिनेंट बिल्डिंग मूवमेंट भी बोल सकते हैं। ये जो एपिरोस वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है कंटिनेंट बिल्डिंग, है ना। जेनिक का मतलब होता है बिल्डिंग, तो कंटिनेंट बिल्डिंग मिला जुला कर। सच मूवमेंट्स आर द रिजल्ट ऑफ फॉल्टिंग और क्रैक्स। ये किसकी वजह से होता है, फॉल्टिंग या क्रैक्स की वजह से होता है, जो कि अर्थ के सरफेस में होता है ना। ब्लॉक माउंटेन्स, बेसिन्स, रिफ्ट वैलीज, ये सब एग्जाम्पल है अपलिफ्टमेंट और सबमर्ज के, ओके। आर प्रोड्यूस्ड बाय दीज मूवमेंट्स, इन्हीं मूवमेंट्स की वजह से होते हैं। थस द कंटिनेंट बिल्डिंग एक्टिविटीज़ ऑकर ऑन वेरी लार्ज स्केल, इसी की वजह से ये ज़्यादा होता है ना। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। द एवब टू फोर्सेस, ये जो ऊपर दो फोर्सेस है जिनका नाम है, ये जो फोर्सेस अब टू फोर्सेस नेमली ओरोजेनिक एंड एपिरोजेनिक। जो ऊपर हमने दो फोर्सेस पढ़े, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो ऊपर हमने दो फोर्सेस पढ़े, कौन कौन से फोर्सेस पढ़े। एक पढ़ा ओरोजेनिक, ओरोजेनिक का मतलब माउंटेन बिल्डिंग, है ना। और एक पढ़ा एपिरोजेनिक, एपिरोजेनिक मतलब कंटिनेंट बिल्डिंग, है ना। आर टुगेदर कॉल्ड डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस और ओरोजेंटिक। ये इसको मिला जुला कर, इन दोनों को मिला जुला कर, इन दोनों का अगर सम कर दे, प्लस कर दे ओरोजेनिक फोर्स को और एक्सोजेनिक फोर्स को, तो मिल के निकलेगा डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। This question can become, so you remember this definition, okay, that the above two forces namely orogenic, sorry, from here you can learn that the two forces orogenic and epirogenic are together known as diastrophic forces, okay। ये ओरिजेंट करता है कहाँ से, डीप इनसाइड द अर्थ, अर्थ के बहुत गहरा पर है ना। दे एक्ट हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, ये जो एक्ट करते हैं ये वर्टिकली भी करते हैं और हॉरिजॉन्टली भी करते हैं ना, क्योंकि ये दोनों को मिलाकर बात कर रहा है। एक फोल्ड माउंटेन का भी बात कर रहा है और इधर अपलिफ्टमेंट सबमर्ज का भी इधर बात हो रहा है, ओके। प्रोड्यूस रिलीफ, ये रिलीफ को प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन से रिलीफ्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, लेक्स एंड बिग फॉल्ट्स, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट थर्ड
थर्ड कॉज ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, दैट इज एक्सोजेनिक फोर्सेस. सो लेट्स स्टार्ट. There are forces operating on the surface of the earth, not inside the earth. कुछ ऐसे forces होते हैं जो अर्थ के अंदर नहीं, अर्थ के बाहर काम करते हैं. ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है. ये अर्थ के बाहर काम करते हैं, अर्थ के बाहर काम करते हैं. ओके, तो इन्हीं को बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्स. यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, आप याद कर सकते हो. देयर आर फोर्सेस ऑपरेटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, नॉट इनसाइड, अंदर नहीं, द अर्थ विच कॉज फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म. दीज फोर्सेस आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्स. जो बाहर से जो फोर्सेस आते हैं जिनकी वजह से लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट होता है, उन्हीं को बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्स. आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू. द एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्स का दूसरा नाम एक्सटर्नल फोर्सेस. ये कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द अनदर नेम फॉर एक्सोजेनिक फोर्स, तो यू कैन राइट एक्सटर्नल फोर्सेस. ओके, सो एक्सटर्नल फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस आर डिस्क्राइब्ड एज डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस. इन्हें हम लोग डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस भी बोलते हैं, याद रखना. डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्यों बोलते हैं, तो बिकॉज दे कॉज वाइड स्प्रेड, बहुत लंबा है ना, डिस्ट्रक्टिव थ्रू वेदरिंग. ये बहुत लंबा डिस्ट्रक्टिव करते हैं. कैसे करते हैं आप देखो, वेदरिंग से. मान लो ये माउंटेन है, मान लो ये माउंटेन बन गया, अब इसका अगर वेदरिंग हो गया, वेदरिंग मतलब टूटता है, पत्थर टूट जाता है ना, तो ये टूटने लगा और फिर नया बन जाता है. ओके, बाद में बन जाता है, पर फिलहाल के लिए तो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है. वेदरिंग से या इरोजन से, इरोजन में आपको बताऊंगा, ऑफ एग्जिस्टेंस लैंडफॉर्म्स, दे देन फॉर्म न्यू लैंडफॉर्म्स थ्रू बोथ इरोजन एंड डिपोजिशन. इरोजन और डिपोजिशन दोनों से ये लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट करते हैं. सो दिस इज. अब पढ़ेंगे लैंडफॉर्म्स. देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. लैंडफॉर्म बहुत तरह के होते हैं, पर हम लोगों को अकॉर्डिंग टू क्लास 9 सिलेबस 3 लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ना है. एक माउंटेन, एक प्लेट्यूज और एक प्लेन्स. इनके टाइप्स को भी पढ़ेंगे. तो ये हम लोग लेक्चर नंबर 2 पर पढ़ेंगे. आज के लिए लेक्चर 1 इतना ही. लेक्चर 2 देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स भी आप चेक कर सकते हो. आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है.